नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके वाली सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और भारतीय इतिहास में भी हमारे प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। और उसमें भी हम आज पढ़ेंगे पल्लव वंश। क्योंकि कल हमने चालुक्य वंश भी पढ़ा था, वाकाटक वंश भी पढ़ा था, और अब आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे कह सकते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इनके नाम ही एक तो अलग अलग हो गए, अलबेले होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो किताबों के नाम वगैरह वो भी देखते हैं हम तो थोड़ा अलग लगते हैं। और इनकी जो कुछ उपाधियां हैं या फिर इनके जो मतलब शिलालेख वगैरह, अगर हम उनकी बात करेंगे, साहित्य या इनकी जो भी रचनाएं हैं, वास्तुकला चित्रकला की बात करते हैं तो इनके अलग अलग ही नाम है, मतलब अलबेले ही नाम है। तमिल भाषा में है, तेलुगु, कन्नड़, उनकी जो उस लैंग्वेज में है, उस भाषा में है। तो थोड़े याद करने में क्या है कि कठिन होते हैं, लेकिन इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे दक्षिण भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। अब पल्लव वंश की सबसे पहले इनकी जो राजधानी थी वो कांची, केरल, कांची में थी। और संस्थापक इसका था सिंह विष्णु। और जरूरी नहीं संस्थापक जो होता है वही मतलब प्रतापी शासक हो उस वंश का। संस्था तो मतलब कहता नहीं, संस्था की शुरुआत या स्थापना या संस्थापक तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है या फिर कौन उस शासक वंश का कोई प्रतापी शासक हुआ है जिसने कुछ मतलब विजय प्रताप भी की हो, यानी कुछ अभियान भी किए हो, कुछ जीते भी हो, तो ये हम देख सकते हैं। तो संस्थापक सिंह विष्णु है। उसके बाद यहाँ आ जाता है महेंद्र वर्मन प्रथम। और सिंह विष्णु संस्थापक है। और उसके बाद आता है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कोई खास शासक नहीं होता है, बल्कि संगीत प्रेमी होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, संगीत प्रेमी। अब एक बात बताइए, क्या किसी राजा शासक को संगीत प्रेमी होने चाहिए? दिन भर गाने सुनेगा तो फिर वो क्या मतलब एक तरीके से साम्राज्य को संभाल पाएगा या कैसे शासन कर पाएगा? और राजा को तो हमेशा सख्त होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। इन सब मतलब इन्हीं की चीजों से दूर रहते हुए वो राजनीति में या मतलब अच्छी सी जानकारी ले सकता हो, वो रणनीतियों पे कोई काम करते हो। और खास करके मतलब ऐसे मतलब यानी उसको युद्ध कौशल से संबंधित या मतलब एक राज्य विस्तार से संबंधित जो चीजें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। दूसरी बात है वो जो जनता के कल्याण, न्याय, ऐसी कुछ चीजें या ऐसे कुछ मतलब इनिशिएटिव पहल करे या कुछ शुरुआत करे जिससे जनता को लगे कि उन्होंने एक अच्छा जो शासक सुना है या फिर वो एक अच्छे राजा की जो प्रजा के रूप में है। तो लेकिन ये क्या था, महेंद्र वर्मा संगीत प्रेमी। अब ये तो डीजे बजा रहा था, डीजे नाइट या हम कह सकते हैं जो डांस फ्लोर पे डांस कर रहा था, खुद भी करता था, अपने सामंत वगैरह उनको भी रख लेता, गाने सुनता था और डांस करता था। तो पार्टी अभी बाकी, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। लेकिन इसी दौरान चालुक्य वंश का एक शासक होता है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ चालुक्य वातापी वाले कौन, पुलकेशिन सेकंड। और ये तो यहाँ पे कर देता है आक्रमण और इसको हरा देता है। तो ये कहता है मतलब गाने सुन रहा है, डीजे बजा रहे हैं, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, और पुलकेशिन आता है 5 बजा के चला जाता है, मतलब इसको हरा देता है। तो महेंद्र वर्मन को हरा देता है। और ये पल्लव और वो चालुक्य, इतना हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये महेंद्र वर्मन के बाद जो आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये मतलब यानी कि किसी भी राजवंश में एक अयोग्य शासक जरूर आएगा, तो उस समय क्या होंगे, आक्रमण होंगे। या ये तो आक्रमण ही होंगे, मतलब छोटी मोटा एक तरीके से मान लीजिए आक्रमण हुआ और बात खत्म। या फिर मतलब कोई बड़ा अटैक होगा जिससे कि उस वंश को ही क्या एक तरीके से ध्वंस कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो दूसरा कोई वंश खड़ा हो जाएगा। या कोई सेनापति है जो राजा की हत्या करके खुद मतलब नए वंश की स्थापना कर देगा, या शासक या राजा बन जाएगा। तो ये मतलब जैसे कहते हैं हर किसी का टाइम आता है, तो मतलब शायद ये नरसिंह वर्मन का टाइम आने वाला था, या फिर कह सकते हैं कि उस समय चालुक्यों का टाइम था, इसलिए ये कमजोर शासक आया। तो हर मतलब राजवंश में हम देखेंगे एक कमजोर शासक जरूर आता है। एक की जरूरत नहीं है, अगर लंबा राजवंश चल रहा है तो 2-3 भी आ जाए, तो वो इसलिए आते हैं कि बारों को मौका मिले शक्ति प्रदर्शन का या फिर मौके का फायदा उठाने का। तो ये ऐसा एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई रहती है। तो ये भी कहीं कहीं हम इसमें देख सकते हैं। तो ये महेंद्र वर्मन पुलकेशिन सेकंड से हार गया था। और नरसिंह वर्मन के फर्स्ट के समय कौन आया था, वैनसांग। जो चीनी यात्री था, चीनी लेकर यात्री जो भी हम कह सकते हैं। तो वैनसांग को हम देखेंगे तो वहां हर्षवर्धन के काल में वैनसांग आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पल्लव और जो हमारा वर्धन वंश था, एक तरीके से हर्षवर्धन का जो वंश था, तो वो क्या समकालीन हो गए।
तो ये दक्षिण भारत में, अगर उत्तर भारत के राजवंश हम देखते हैं तो उस समय हम ये सोचते हैं कि भाई दक्षिण भारत में कुछ राजवंश वगैरह थे ही नहीं क्या, तो राजवंश थे लेकिन इनकी क्या टक्कर बहुत कम हो रही। हर्षवर्धन आया ऊपर से, पुलकेशिन सिंह ने हरा दिया, वो बात अलग है। लेकिन उससे पहले दक्षिण भारत में भी राजवंश थे लेकिन वो वहीं तक ही सीमित थे, वो उन्होंने कोई इतनी बड़ी मतलब वो कहते हैं ना लंबी यात्रा नहीं की, या नहीं कोई विजय यात्रा या फिर ये कह सकते कोई अभियान नहीं किया तो उत्तर भारत तक आक्रमण करे। लेकिन उत्तर वाले जा रहे थे वहां, तो हर्ष ने जो है पुलकेशिन सेकंड हर्ष को नर्मदा नदी पार नहीं करने दिया, कर दिया तो भी मतलब इन्हें सतपुड़ा से पार नहीं होने दिया। उन्होंने बोली सतपुड़ा पार नहीं कर पाया और नर्मदा नदी जरूर पार कर ली थी, कर गई और सेना उसको हरा दिया था। तो यहाँ वैनसांग इसके काल में नरसिंहवर्मन के आया था, और इसमें जो रथ मंदिरों का निर्माण किया था हम कह सकते हैं नरसिंहवर्मन ने। और क्या किया, तो एक तो समय इसके वैनसांग आया था, दूसरा रथ मंदिरों का निर्माण, रथ मंदिर का निर्माण, ये एकास्मक जो रथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहवर्मन ने करवाया था। और उसके बाद आता है, लेकिन इसकी एक और भी विशेषता है, क्योंकि देखो यहाँ महेंद्रवर्मन हार देता है, मतलब इसके पिता को हरा देता है पुलकेशिन सेकंड, लेकिन ये क्या करता है पुलकेशिन सिंह को हरा देता है। यहाँ मतलब पुलकेशिन सिंह देखता है क्या महेंद्र के बाद जो भी राजवंश आया शासक आया वो भी ऐसे ही अयोग्य ढीला डाला होगा, तो पुलकेशिन उधर मतलब यानी कि अपनी तैयारी पूरी करके आता है, और उसको पता नहीं होता है कि आगे तो महेंद्रवर्मन का जो यानी कि वंश है, बेटा है उसका, तो बहुत ताकतवर है। ये अपने पिता की मतलब यानी कि विरासत भले मिली हो, सब कुछ मिला हो, राजवंश मिला हो, लेकिन पिता की सिद्धांत पे नहीं है इतना, मतलब यानी संगीत प्रेमी या आलसी ये ढीला डाला नहीं है, बल्कि प्रतापी था, साहसी योद्धा था। और इसने जो जबरदस्त तरीके से चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन सेकंड था उसको हरा दिया। तो पुलकेशिन को लगा कि हाँ दक्षिण में कोई तो है, तो मतलब पल्लवों में नरसिंहवर्मन है, तो इसने हम कह सकते हैं पुलकेशिन को हरा दिया, यहाँ हम कह सकते हैं हरा दिया। और इसने जो है रथ मंदिरों का एकास्मक रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये जो नरसिंहवर्मन प्रथम के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। फिर हम देखेंगे नरसिंहवर्मन के बाद जो है अपराजित नाम एक अंतिम शासक आता है पल्लव राजवंश का, आगे देखते हैं। अब अपराजित नाम में कैसे मतलब ये नहीं हुआ कि वो किसी से पराजित नहीं होगा, नाम तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गुणों के नाम भी विपरीत कई बार होता है, गुणों के विपरीत नाम होते हैं। बंदे का नाम तो है शेर सिंह या बहादुर सिंह, और डरता कुत्ते से भी है, या छोटे छुए बिल्ली से भी डरता है, तो ऐसा भी होता है। तो अब इसमें पल्लव वंश का अगला शासक आया अपराजित। अपराजित मतलब यानी कि ये किसी से भी वो हारने वाला नहीं, ये कह सकते हैं हम। एक मूवी भी अपराजित करके, उसमें शायद हीरो होता है, या मूवी का नाम भी अपराजित है, तो वो उसमें पता नहीं भगवान किस प्रकार इंसान की मृत्यु होने के बाद वो जो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई इस लोक में या कलयुग में या जो भी वो पाप करता है तो उसकी जो सजा जो वहाँ मिलती है वो किस प्रकार मिलती है, उसको वो बताता है, किस प्रकार उसके कर्मों की सजा मतलब होती है, और धीरे धीरे उसको वो प्रारब्ध किस प्रकार बनता है और किस प्रकार उसकी सजा मिलती है, वो सब बताते हैं उस मूवी में। तो उसका नाम अपराजित होता है। तो ये कह सकते हैं हम अपराजित। तो अपराजित क्या हुआ, अंतिम शासक इसको कह सकते हैं हम, इस वंश का अंतिम शासक। तो ये पल्लव वंश का अंतिम शासक आया, लेकिन इसको भी है आदित्य प्रथम। और आदित्य जो प्रथम है सोल वंश के, वो इसको हरा देता है, सोल। तो ये क्या अपराजित को हरा देता है, अपराजित को पराजित कर देता है, भले इसका नाम अपराजित है, लेकिन देखो कई बार होता है कि नाम उसके इतने बड़े बड़े रख देते हैं, और वो अखंड प्रताप सिंह और बंदा बितलू को ऐसा मतलब दुबला पतला और मरियल आकार, कई बार होता है मतलब गुणों के नाम भी। तो नाम तो बहुत बड़े, फिर देखते तो पता चलता है नाम बड़ा और दर्शन के नाम बड़े दर्शन खोटे, वो बात हो जाती है। तो अपराजित आया, अपराजित अंतिम मतलब शासक था, इसका अयोग्य था, कोई खास नहीं था, तो इसको बजा के चला गया सोल वंश आदित्य प्रथम। और फिर जो आगे वंश आता है वो आ जाता है सोल वंश। देखो जब भी मतलब एक राजवंश हम देखते हैं, और ऐसा एक राजवंश में नहीं बल्कि इतिहास के उत्तर भारत के इतिहास में भी देखें, जब भी कोई अयोग्य शासक आया, आप धनानंद को देख लीजिए, संगीत प्रेमी या उसको कह सकते हैं भोग विलास में डूबा हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा हुआ, वो सारण के प्रधानमंत्री था, उसका वो बात अलग है। लेकिन जो है नंद वंश की एकदम से मतलब मैंने कि स्थापित राजवंश को खत्म करके नए वंश की स्थापना कर दी, मतलब मौर्य काल में हम देख रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है देखो कोई ना कोई एक मतलब इस पूरी सड़ी कड़ी में कहीं कहीं एक से टूटी हुई है, वो कह सकते हैं कि एक ऐसी मतलब कड़ी जरूर आती है चैन में कि वो पूरी चैन को तोड़ देती है। तो इस प्रकार ये जो राजवंश खत्म हो जाता है, अंतिम शासक अपराजित होता है, लेकिन यह अपराजित हो जाता है आदित्य प्रथम से, और वो होता है सोल वंश का। आगे हम देखेंगे सोलह को, यानी सोल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये होता है दक्षिण भारत के इतिहास में एक अगला राजवंश आता है, और उसको हम देख लेते हैं, और उसका नाम है सोल वंश।
और चोलों की राजधानी होती है वो है तंजावर। और चोल वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है विजयालय। विजयालय संस्थापक यानी कि वंश की स्थापना कर दी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसने कुछ बड़े युद्ध किए हो या कुछ ऐसा कार्य किया हो जो मतलब इतिहास में वर्णित हो, लेकिन ये स्थापना करके चला गया एक तरीके से। लेकिन इसके बाद जो एक शासक आता है आदित्य प्रथम, जो किसको अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था पल्लव वंश के मतलब अंतिम शासक अपराजित को हराता है, और यह हम कह सकते हैं आदित्य प्रथम। तो ये किसको हराता है? अपराजित, यहाँ अपराजित और पल्लव, तो पता चल जाएगा कि पल्लव वंश के अपराजित को हरा के ये क्या करता है, एक नए वंश की स्थापना। लेकिन अब देखो कई बार होता है कि हराया इसने तो फिर स्थापना इसने क्यों कर दी। देखो कई बार ऐसा होता है कि मतलब यानी कि जब ये आदित्य वंश से लड़ने जा रहा था तो एज ए सेनापति जा रहा था, न कि एज ए राजा, या हम कह सकते हैं राजकुमार के रूप में जा रहा था। तो राजकुमार जब भी युद्ध करने के लिए जाएगा तो वो जीत के आएगा, तो उसकी जो वो जीत की जो मतलब यानी कि सराहना एक तरीके से कहते हैं वो जीत का श्रेय किसको मिलेगा, तो उस राजवंश में, यानी कि अगर राजकुमार के पिता राजा हैं तो वो श्रेय किसको मिलेगा, उसके पिताजी को मिलेगा, या फिर उस राजवंश का जो राजा है उसको मिलेगा। सामंत होते हैं, सामंत कोई युद्ध जीत के आए हैं तो फिर उसको जो श्रेय मिलेगा तो वो किसको मिलेगा, यानी कि उस राजा को मिलेगा। अब मान लीजिए कि अकबर की सेना आई थी, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हो रहा था, वो मान सिंह और महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, न कि अकबर और महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार होता है। तो यहाँ तो सोल वंश मतलब यानी कि ऊपर पल्लव वंश को हरा दिया आदित्य ने, और उसके बाद स्थापना विजयालय ने कर दी, और उसके बाद आदित्य भाई हो गया मतलब इसके योग्य, तो इसको राजा बना दिया गया। उसने अपराजित को पल्लवों में हराया था। और फिर अपराजित के बाद जो शासक आता है वो आता है प्रातंग प्रथम। प्रातंग प्रथम, तो इसकी क्या उस समय राष्ट्रकूटों के साथ, या हम कह सकते हैं कि जो है मतलब यानी कि युद्ध वगैरह होते हैं, एक तरीके से झड़पें होती है खासकर, और पांडे और राजपूत कह सकते हैं हम, पांड्या पांडे और राष्ट्रकूटों के साथ विद्रोह होते हैं, झड़पें होती हैं, और ये मतलब इनका सामना करता है और इनसे जीतता ही है। फिर आता है राजराज, इसके बाद यानी कि प्रथम के बाद आता है राजराज, जो 16 का प्रतापी, योग्य और साहसी योद्धा शासक होता है। तो आता है राजराज। और राजराज जो है ये किसके समकालीन देखते हैं, सोमेश्वर, सोमेश्वर से नाम याद है, सोमेश्वर ये होता सालू के शासक था, सालू के वंश से। और श्रीलंका, ये मतलब श्रीलंका तक आक्रमण करता है राजराज प्रथम, श्रीलंका तक चला जाता है। देखो श्रीलंका में मतलब यानी कि हमारे अगर प्राचीन काल के इतिहास में देखते हैं तो श्रीलंका को हर कोई जीतता आ रहा है। देखो अशोक ने भी है, तो अशोक ने तो जैसे भेज दिया था अपने, हम कह सकते हैं कि जो बेटी और बेटे को, या जो पुत्री और पुत्र थे उसको, संघमित्रा हो या महेंद्र हो, उनको भेजा था कि आप बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए जाए। लेकिन उसके बाद भी कई राजा हैं जो जिन्होंने श्रीलंका को जीत लिया। देखो राजराज ये जीत क्या रहा है, उससे पहले हमने देखा तो कुछ और राजवंशों में भी जो श्रीलंका पे एक तरीके से आक्रमण की चढ़ाई की थी। तो श्रीलंका को मतलब इतिहास प्राचीन काल से ही लोग जीतते आ रहे हैं, तो ये भी है। तो राजराज प्रथम ने जो सोमेश्वर यानी कि चालुक्य वंश का शासक था उसके समकालीन कुछ विद्रोह हुए थे, फिर भी ये जीत गया, सोमेश्वर को हराया। उधर श्रीलंका में भी इसने जो है आक्रमण किया और श्रीलंका को जीत लिया। और फिर आता है राजेंद्र प्रथम, राजराज के बाद में आता है राजेंद्र प्रथम, ये भी इस राजवंश का बहुत प्रतापी शासक होता है। अब मान लीजिए देखिए कि हम जैसे मौर्य वंश पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रतापी, अखंड भारत का प्रथम सम्राट भी कहते हैं हम उसको, तो एक प्रतापी शासक आता है। लेकिन उसके बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, वो भी ठीक ठाक है, मतलब इतना कम भी नहीं है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जितना भी नहीं है। लेकिन अशोक आता है तो वो कहीं न कहीं राज्य विस्तार के समय या उसकी नीतियां या उसकी युद्ध कौशल रणनीति हम देखते हैं तो वो मतलब कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से आगे जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है वो, मतलब अपने दादे से भी आगे, मतलब अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त की इंपोर्टेंस इस हिसाब से है कि उसने जो एक मौर्य वंश की स्थापना की, अखंड भारत को की जो स्थापना की, वो बात उसके लिए चंद्रगुप्त की, मतलब हर शासक की अपनी अपनी कोई कोई योग्यता होती है जो उसको महान बनाते हैं, सम्राट बनाते हैं। तो इसी प्रकार जो अशोक आता तो कहीं न कहीं उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा साम्राज्य विस्तार भी
और उसकी जो मतलब यानी कि कलिंग युद्ध हो, और उसके बाद जो अशोक की धमकी नीति थी, हृदय परिवर्तन, उन चीजों ने अशोक को मान बना दिया। फिर आता है राजेंद्र प्रथम, इसको राजेंद्र सोल भी कहते हैं। राजेंद्र सोल, इस वंश का ये बहुत प्रतापी शासक होता है, और इतना प्रतापी होता है कि आसपास वाले भी कांपते हैं, मतलब इतना खूंखार होता है ये। इसको मतलब हालांकि इतिहास में तो कहीं इसकी कोई मतलब संज्ञा नहीं दी गई कि भाई अशोक उसको मान सकते हैं दक्षिण भारत का अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये मतलब उनके जैसा था, उनकी तुलना कर सकते हैं कि हाँ उनके मतलब अशोक जैसा था, एकदम से प्रतापी, योग्य और ताकतवर, साहसी, और उसी प्रकार मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था। ये मौर्य वंश के राजाओं की तरह था, और इसने ये हिंदू था, क्योंकि दक्षिण भारत में होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो हिंदू नहीं हो, तो ये हिंदू था कहीं कहीं। और दक्षिण भारत की विजय का बताऊं, मतलब जो इसकी विजय यात्रा थी, ये दक्षिण भारत है हमारा, और दक्षिण भारत में ये जो यहाँ राजवंश राज कर रहा था। फिर इनके ऊपर के या उत्तर भारत के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, यहाँ पाल शासक थे, पालों के बारे में इसको पता चला, खास करके गंगा के महत्व को पता चला, कहीं कहीं मतलब हिंदू धर्म से था। और फिर इसको पता लगा कि हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ स्थल तो है गंगा में, मतलब नहाना ही मतलब उचित माना जाता है, पापों सब पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो मतलब यानी कि इसने गंगा जल की जो इच्छा जाहिर की, गंगा जल सही हमें भी पवित्र होना है या फिर गंगा में नहाना है, तो ऐसा कुछ इसको पता चला। लेकिन इसको ये पता नहीं चल रहा था कि गंगा कहाँ है और कहाँ जाना है, कहाँ मतलब कैसे पवित्र होना है, बस ये तो जाएंगे और लेके आ जाएंगे, उस कंडीशन में एक तरीके से जोश में थे। तो फिर इसने क्या किया, यहाँ से पाल वंशों पे आक्रमण कर दिया। पाल बंगाल में, पाल जो बंगाल में पाल राजवंश था उस पर अटैक कर दिया इन्होंने, सोल। और इसको कहा कि ले भाई जा गंगा जल यहाँ मतलब बंगाल में, वो तो कह रहा है भाई गंगा यहाँ आते आते तो अपवित्र हो जाती है, मतलब अपवित्र तो नहीं कह सकते लेकिन गंदी हो जाती है, इसलिए आप ये करो ऊपर से जाके पानी लेके आ जाओ। और सही है तो कोई नहीं, यहाँ से लेके जाओ। और ये तो कह दिया, मतलब इसने बोल दिया कैसे कैसे अपवित्र हो जाती है, मतलब पानी गंदा है, मैं तो सही है तो गंगा जल सही है। तो इस बेचारे की यहाँ बुरी हालत हो रही थी, ये मतलब इन्हें पूरे सेना लेके गया और बहुत खूंखार था। और ये तो पाल वंश वाला बस ठीक है अपना साम्राज्य चला रहे जैसे तैसे, इनको बाहरी दुनिया से कम ही मतलब था। बाद में पाल वंश में भी ऐसे राजवंश आए जिन्होंने यहाँ त्रिकुल जो शंकर देखते हैं, हम त्रिपक्षीय युद्ध देखते हैं, वहाँ पाल वंश के शासक भी अटैक करेंगे, यहाँ से राजपूत भी आएंगे और इधर गुर्जर प्रतिहार भी आएंगे। तो ये जो सोल इन्होंने अटैक कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि गंगा जल दो हमें, तो ये मतलब इन्हें पाल कह रहे हैं कि भाई ले जाओ आप गंगा जल, यही लेके चले जाओ। तो यहाँ से एक बोतल भर के लेके आ गया, एक बोतल भर के लेके आ गया कौन, ये राजेंद्र सोल या राजेंद्र प्रथम। और यहाँ लाने के बाद उसने जो अपने आप को गंगे कौंड के ऊपर धारण कर दी, मतलब ये इसने पालों को हरा दिया, पालों को हरा के बाद में गंगे कौंड, ये कौन मतलब विजेता माना जाता कि भाई हमने गंगा को जीत लिया है, यानी कि पालों पे आक्रमण करके एक तरीके से गंगा पे अधिकार कर लिया, इनका मानना था। उसके पाल वंश भी यहाँ तक फैला हुआ था, तो ये मान लिया इसने कि हमने गंगे कौंड के ऊपर धारण कर दी, हमने जो गंगा वाले क्षेत्र में कब्जा कर लिया एक तरीके से। और उसके बाद है जो ये वापस आया और यहाँ मतलब यानी कि उपाधि धारण करने के बाद एक यहाँ नगर बसा दिया एक तरीके से, और नाम रख दिया गंगे कौंड सोलपुरम, यानी कि गंगे कौंड सोलपुरम जो है इतना बड़ा नाम रख दिया इसने, गंगे कौंड सोलपुरम। दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं, तो इसने गंगे कौंड सोलपुरम नगर बसा दिया जीत करने के बाद। और फिर ये वापस आया, और वापस आने के बाद यानी कि ये वापस जब अपने राज्य में आया तो यहाँ आके इसने एक तालाब बनाया, और तालाब जब पानी से भर गया तो वो जो बोतल लेके आए थे गंगा जल की, उसने ये बोतल इसमें उड़ेल दी ये जो बोतल थी इसमें उड़ेल दी, और कहा कि आज से ये जो है ये इस पूरे में गंगा जल है, आप खूब इसमें नहाओ और खूब ये पवित्र है, और अपने जो है पाप है यही धो लिया करो। और सोल गंगे उसका या सोल गंगम कह सकते हैं, ऐसा नाम रख दिया सोल गंगम, सोल गंगे या सोल गंगम जो है इसने इसका नाम रख दिया इस तालाब का, कि अब आज से यही पवित्र है, आप इसमें भी नहा सकते हो और अपना जो पाप है उसको यह धो सकते हो। और फिर इसने श्रीलंका से महेंद्र प्रथम को लाया था, क्योंकि श्रीलंका पर आक्रमण राज से प्रथम से आ रहे हो रहे, तो इसने भी किया था। और ये कह सकते हैं हम श्रीलंका से ये क्या लेके आए, महेंद्र प्रथम को। तो
इसके बाद इसका मतलब यानी कि अब जैसे उधर तो ऊपर ये पश्चिम मतलब बंगाल तक जा रहा है, पालों को हरा दिया, दक्षिण में श्रीलंका को हरा दिया, तो कहीं कहीं इसकी जो एक ख्याति थी वो बहुत फेमस हो मतलब प्रसिद्ध होने लगी, आसपास के राजाओं को पता चलने लगा। न केवल भारतवर्ष, अब देख लिया भारतवर्ष तो हमारा ये है, ये हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की, लेकिन इसकी जो ख्याति थी वो कहाँ, चाइना में या इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, आसपास में भी फैलने लगी कि हाँ भारत में कोई राजवंश आया है, और मतलब चोल राजवंश के नाम से नाम है राजराज या राजेंद्र प्रथम, और इस वो प्रतापी भी है। और कहीं न कहीं जो उसकी विजय यात्रा है वो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आसपास के जो शासक हैं वो इसके थर-थर कांपते हैं। अब आता है ये राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम है जो इससे चीन वाले कांपते हैं, क्योंकि इसकी जो कीर्ति या यश हम कह सकते हैं, ये जो एक तरीके से ख्याति फैली तो ये आसपास में डर तो था ही। ये मान लीजिए हमारा भारत, तो यहाँ पे जैसे सीन था अभी था गया, तो यहाँ सीन है, तो ये इसका बंगाल गया यहाँ तक आ गया, और यहाँ इसने जो है गंगा पर यहाँ तक अधिकार कर लिया, श्रीलंका को हरा दिया। तो अब यहाँ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का शासक था शैलेंद्र, और यहाँ पे चीन में था राजवंश। तो उसको क्या कि राजेंद्र प्रथम से डर लग रहा था, राजराज प्रथम से, कि पता नहीं यहाँ तक आ गया कि यहाँ आ गया, तो क्योंकि कहा जाता है कि वो तो बहुत खूंखार शासक है, बड़ी नौसेना है उसके पास, वो मतलब बहुत सारे आसपास के साम्राज्य तो कांपते हैं उसे। तो दूसरों का डर भी कहीं कई बार हमें भी डरा देता है कि वो डर रहे हैं, उसके बारे में इतना कुछ है, तो मतलब कहते हैं ना नहीं देखी हुई या कानों सुनी बातें कच्ची होती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो भी होता है कई बार। अच्छा उसने ऐसा कहा, वो ऐसा है, तो हो सकता है। तो ऐसा लगा चीन वालों को, और फिर एक दिन इंडोनेशिया वाले कहीं ऐसे घूमते घूमते व्यापार की वजह से यहाँ चले गए, और इन्होंने कहा कि आपके पड़ोस में तो बहुत खूंखार शासक है, कैसे मतलब आप कैसे रहते हो, कि आपने कभी अटैक वटैक नहीं किया? तो शैलेंद्र ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं राजेंद्र प्रथम कुछ नहीं, तुच्छ आदमी है। और ये बात फैल गई, चीन तक चली गई, चीन वाले को इसने बता दी कि मेरी मतलब वैसे उससे कोई है नहीं, मैं उसको खास भाव नहीं देता हूँ, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ठीक है सुना है कि श्रीलंका तक गया, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी एक बार श्रीलंका तक चला गया या पालों तक आ गया तो वो कोई बहुत बड़ा शासक होगा, ठीक है आया है पर चला जाएगा। और ये बात जो चीन वालों ने वो बता दी जो है राजेंद्र प्रथम को, किसको? राजेंद्र प्रथम को। और राजेंद्र प्रथम को ये बात चलते ही राजेंद्र प्रथम है जो नौसेना लेके कूद गया, कहाँ? नौसेना लेके यहाँ इंडोनेशिया में, शैलेंद्र को हरा दिया, सुमात्रा जीत लिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा जावा जो द्वीप है उनको जीत लिया, मतलब सुमात्रा को जीत लिया। और ये मतलब मैंने किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये जैसे आप वेलकम मूवी में देखते हो ना, मतलब मैंने कि जो संजय मिश्रा होते हैं, पता नहीं कैरेक्टर का क्या नाम है उसमें, और वो जब प्रेस रावल के पास जाते हैं, और प्रेस रावल डरा हुआ रहता है, वो कहीं ना कहीं गबरू करके, वो जो क्योंकि वो जो कहता है कि भाई मुझे तो मन्नू भाई ने 2 खोखे देने की बात की है, 1 खोखा पहुंचाने की बात की, तो वो संजय मिश्रा कहता है कि कौन अपना मंजू मुझसे डरता है? अरे हाँ आपसे डरता है, बिल्कुल डरता है मुझसे, अपने वाला मंजू। हाँ तो वो बात होगी। तो ये इंडोनेशिया शैलेंद्र भी जाके क्या बोल रहा है सीन में कि यार राजेंद्र की बात कर रहे हो, अपने वाला राजेंद्र, कोई नहीं कुछ नहीं, इतना नहीं है वो कुछ भी, लेकिन ऐसा करके फिर ये तो संजय मिश्रा को भी कहा, कहते हैं कि 1 खोखा तू भी देगा, तो इस वजह से शैलेंद्र के लेने के गन्ने पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और खास करके दूसरों के आगे मतलब हल्के में लेना तो इसको भी भूलिए। तो इस प्रकार से जो है 16वां राजवंश यहाँ मतलब खत्म होता है। और 16 की जो यही थी कि दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा जो राजवंश निकला था सोलवंश, तो इनकी जो विजय पताका है वो देख ही रहे हैं, और इसका जो साहसी कहा जाता है इनको, या इनको जो योद्धा के रूप में जाना जाता है, ये इनकी विजय पताका है। तो कहीं देखो ये ना तो जो विदेशों में श्रीलंका पे अटैक कर दिया या इंडोनेशिया पे, तो मतलब बड़ा पराक्रमी योद्धा था, इसमें कहने वाली कोई बात भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज सोलवंश को भी खत्म कर दिया, और आज जो हमने 2 राजवंश पढ़े, पल्लव को भी किया, 16 को भी खत्म किया। अब आगे राष्ट्रकूट बढ़ेंगे, और धीरे धीरे दक्षिण भारत के राजवंश है वो खत्म करेंगे। और हम यही देख रहे हैं कि दक्षिण भारत से जैसे हम हर्षवर्धन तक ऊपर आए थे, अब दक्षिण भारत से जो राजवंश है उसे होते हुए हम यहाँ त्रिपक्षीय युद्ध करेंगे, या त्रिपक्षीय जो संघर्ष होगा, तो नीचे से आएंगे राष्ट्रकूट, उधर से आएंगे पाल बंगालों से, और इधर गुजर प्रत्यार, इनके बीच में जो मतलब युद्ध होगा, और कनौज को लेके वो भी हम देखेंगे कल। तो हम इससे आगे जो राष्ट्रकूट है वो कल से या कल राष्ट्रकूट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से जरूर आपने दक्षिण भारत के इतिहास में कुछ जाना ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।